नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक मोदी जी के भक्त एक्टर हैं, अंधभक्त एक्टर हैं अनुपम खेर। वो आपको मालूम है किस तरह अंधभक्ति में लीन है पूरी तरह से। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू अब भी तो जरा धीरे चल। हमने बुरे वक्त को भी बहुत धीरे से गुजरते देखा है। और इस कोट के ऊपर वो लिखते हैं सच्चाई। अब इससे हम क्या समझें? क्या अनुपम खेर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो इनका अच्छा वक्त है, इनका इन अंधभक्तों का जो अच्छा वक्त है 2014 के बाद का, वो तेजी से गुजर रहा है, इसलिए अनुपम खेर कह रहे हैं कि ये अच्छे वक्त जरा धीरे धीरे गुजर। और जिसे ये बुरा वक्त कह रहे हैं कि उसे हमने बहुत धीरे धीरे गुजरते देखा है, क्या वो उस वक्त की बात करें 2014 से पहले का वक्त? क्या उस वक्त के वापसी की कहीं महक, कहीं खुशबू इनको दिख रही है? क्योंकि खुद लिख रहे हैं ऊपर, सच्चाई है। मैं अनुपम खेर के इस ट्वीट से या इस कोट से इस वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि 2 दिन से सदन में जो देखने को मिला वो इशारा इसी तरफ करता है। शायद इसीलिए कल जब वंदे मातरम पर सरकार ने स्पेशल एक दिन बहस के लिए रखा था, प्रियंका गांधी ने एक लाइन बोली थी कि मोदी जी में वो बात नहीं रही। मोदी जी का वो जलवा खत्म हो चुका है जो हुआ करता था। इसके पीछे, इस बात के पीछे बहुत गहरे मायने हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जो सामने बैठे लोग हैं, यानी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वो भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। और आज दूसरा दिन एसआईआर को लेकर या इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर, चुनावी सुधार को लेकर जो बहस थी, उसमें भी यही हुआ। दोनों दिन चालाकी सरकार ने दिखाई थी। दोनों दिन, पहला दिन वंदे मातरम के लिए इसलिए रखा गया कि भाई बंगाल चुनाव है। वो मोदी जी जो पिछले चुनाव में खुद रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, वो दांव उल्टा पड़ा, तो उन्हें लगा कि इस बार क्यों ना वंदे मातरम के जरिए बंगाल चुनाव का बिगुल फूंका जाए। प्रियंका गांधी की एक बात ने पूरा पानी फेर दिया। उसके बाद विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि भाई एसआईआर पे बात होनी चाहिए। उसके लिए शर्त रखी कि पहले जो वंदे मातरम पे चर्चा होगी, विपक्ष मान गया, तो मजबूरी में एसआईआर पर आज चर्चा रखनी पड़ी। और आज राहुल गांधी ने धो दिया, आज मनीष तिवारी ने धो दिया, आज अखिलेश यादव ने धो दिया। मैं धो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों दिन चालाकी की सरकार ने, चालाकी की मोदी जी ने अपने चुनावी फायदे के लिए। लेकिन दोनों दिन रगड़े कौन गए? दोनों दिन किसको सबसे ज्यादा सुनना पड़ा? दोनों दिन किसके बारे में सबसे ज्यादा विपक्ष ने जिक्र किया? वो है संघ, आरएसएस। दोनों बारी जो भी लताड़ सुननी पड़ी वो आरएसएस को सुननी पड़ी। कल वंदे मातरम को लेकर प्रियंका गांधी से लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबने सवाल पूछा कि जो आज तुम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हो, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, तब तुम कहाँ थे? जो आज तुम वंदे मातरम को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी उस वक्त? फायदा किसका था? मोदी जी का था ना। वो चाह रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर एक माहौल बनाया जाए, लेकिन रगड़ा कौन गया, फंसा कौन बीच में, किसकी फजीयत हुई? संघ की। आज भी चुनाव सुधार नाम दिया गया, चुनाव सुधार पे चर्चा रखी, तो जितने वक्ता थे सब ने शुरुआत कहां से करी? शुरुआत करी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर से। राहुल गांधी ने शाम के वक्त जो भाषण दिया, इंग्लिश में भाषण दिया। सबसे बढ़िया बात तो उन्होंने ये करी कि उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया, क्योंकि उनकी कंफर्टेबल लैंग्वेज वही है, उसमें ही वो दिल से खुल के बोल सकते हैं। हिंदी में वो अटकते हैं। प्रियंका गांधी जैसे हिंदी में बहुत सरल से बोल देती है, राहुल गांधी वो इंग्लिश में कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने आज इंग्लिश को चुना। छोटा भाषण लेकिन कड़क भाषण। राहुल गांधी ने पूरा संघ की बखिया उघेड़ के रख दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से संघ ने पूरा इस देश का लोकतांत्रिक सिस्टम जो है वो कैप्चर कर दिया है। और इस चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, बीजेपी को वोट चोर तो कहा ही का,
कहा आप इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हो, यानी बीजेपी को सबसे बड़ा देशद्रोही भी कह दिया। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. दरअसल राहुल गांधी के निशाने पर संघ इसलिए था कि राहुल गांधी एग्जाम्पल दे रहे थे कि किस तरह से पहले इंस्टीट्यूशन को कैप्चर किया गया। पहले जैसे वीसीज को, सारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज बना दिए गए, चुनाव आयोग के लोग बना दिए गए, सब बना दिए गए। ये संघ की विचारधारा है, क्योंकि संघ कभी भी एकता पर विश्वास नहीं रखता। वो सबको साथ लेकर चलने की जो विचारधारा, उसमें इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या और खादी से शुरू किया अपना भाषण कि खादी कितना इंपॉर्टेंट है और कपड़ा कैसे बनता है। अब संघ पूरे में लपेटे में था और संघ की आइडियोलॉजी को सरकार चुनाव के जरिए या ये इलेक्शन कमीशन के जरिए अब बीजेपी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। साथ ही राहुल गांधी ने सदन के पटल से उन चुनाव आयुक्तों को भी फिर से एक बार चेतावनी दी है कि कानून कुछ भी बन जाए, मौका आते ही छोड़ेंगे नहीं, सवाल तो पूछे जाएंगे और उसका हिसाब भी होगा। Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry. We are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. अच्छा, राहुल गांधी की इस बात से कितनी मिर्ची लगी, सत्ता पक्ष पर कितना इसका जो है, खास करके बीजेपी में कितना इसको लेकर जो है वो उबाल आया, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि राहुल गांधी ने छोटा सा भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में भी इतनी बार राहुल गांधी को टोका गया, इतनी बार उन्हें रोका गया, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी को अपना विरोध तक दर्ज कराना पड़ा। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. As usual, इस सारे तमाशे के बीच में हमारे लोकसभा अध्यक्ष फिर वही रोल अपना रहे थे। राहुल गांधी को सत्ता पक्ष रोक रहा था, टोक रहा था तो कुछ नहीं, शांति, और इधर राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को लेक्चर दे रहे थे कि सदन में कैसे बिहेव करना चाहिए। राहुल गांधी को बता रहे थे कि यहाँ जो है वो नहीं चलेगा, वो तरीका, वो पोस्टर दिखाने का या ये करने का, वो करने का। और मज़े की बात देखिए,
जब आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, राहुल गांधी का वो भाषण देखेंगे, क्योंकि मैं पूरा नहीं सुना सकता आपको। जब राहुल गांधी की टोका टोकी हो रही थी तो सदन पक्ष के जो लोग हैं उनकी पूरी आवाज़ें माइक पे आ रही थी, स्पीकर की माइक की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनके माइक तुरंत बंद कर दिए जाते हैं, तब सिर्फ स्पीकर की आवाज़ आती है। ज़बरदस्त खेल है भाई। ये टेक्नोलॉजी के मामले में मैं बता रहा हूँ, आने वाली सरकारों के लिए बहुत कुछ सिखा के जा रही है। ये मौजूदा सरकार जब भी बदलेगी, आने वाले लोगों को बहुत कुछ सिखा के जा रही है और बहुत सारे गलत ट्रेंड भी स्थापित करके जा रही है। गृह मंत्री भी बैठे थे, किरण रिजिजू भी बैठे थे, बीजेपी के लोग और भी बैठे थे, प्रधानमंत्री नहीं बैठे थे। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री वंदे मातरम में चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं थे। उसका जिक्र आज अमित शाह राज्यसभा में बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे थे कि गांधी परिवार नहीं थे। अरे कल प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक बात बोल के कि जितने भी नेहरू से शिकायतें हैं सब लिस्ट बना लीजिए, जितने घंटे चाहे सदन में एक बार चर्चा कर लीजिए, लेकिन उसके बाद तुरंत मौजूदा मुद्दों पर बात कीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी। उस एक बात ने ना 2 दिन की पूरी बीजेपी की मेहनत पानी में, यानी पानी फेर दिया उस पर। और इस सब के बीच में संघ इस वक्त अपना माथा फोड़ रहा होगा, क्योंकि संघ का इन दोनों मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है डिस्कशन में। बेशक काम पीछे वो करता है, लेकिन इस मुद्दों के डिस्कशन के बीच में फजीहत संघ की हो, सवाल संघ से पूछा जाए, संघ के कैरेक्टर पर सवाल उठे, संघ के इतिहास पर सवाल उठे, संघ की आइडियोलॉजी पर सवाल उठे, ये मेरे ख्याल से मोहन भागवत ने तो कतई नहीं सोचा होगा। इसलिए वो अपना माथा फोड़ रहे होंगे कि तुम्हारे चक्कर में हमें क्यों लपेटा जाता है, हमें क्यों घसीटा जाता है। बड़ी मुश्किल से भागवत जी कभी कभी बयान देते हैं कि मुसलमानों के बगैर ये देश नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो कोशिश करते हैं किसी तरह से एक सेकुलर चेहरा टाइप बना दूं, लेकिन जब मोदी जी की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, उन्हें हर चीज़ में जब चुनाव ही दिखता है, और बंगाल चुनाव तो उनके लिए एक जो है वो सीने का दर्द बन गया है, क्योंकि बंगाल नहीं जीत पा रहे, उसके लिए ये इस तरह के हटकंडे। बताइए, हमारा और आपका, इस देश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया कि बंगाल में चुनाव है और वंदे मातरम पे इसलिए चर्चा करनी है। वरना हम और आप जो टैक्स पेयर है, हमें वंदे मातरम पे चर्चा से क्या फ़ायदा और क्या हमें लेना देना। आम आदमी को क्या लेना देना कि 150 साल पहले क्या हुआ था। हमें और आपको लेना देना है कि अगर आज सदन में डिस्कस हो कि डॉलर 90 पार कैसे चला गया, आज डिस्कस हो कि इस देश में बेरोजगारी इतनी क्यों है, आज डिस्कस हो कि गोवा के उस क्लब में जो आग लगी जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, उसके मालिक कैसे इस देश से भाग गए। आज चर्चा सदन में ये हो कि जो हमारे एयरपोर्ट्स पे लोग बेचारे कितने घंटों से बैठे हैं, जो एक इंडिगो एयरलाइंस की वजह से, मोनोपोली की वजह से इतना उन्हें झेलना पड़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज इस देश में डिस्कस हो कि दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ था उसका क्या हुआ, उस केस का स्टेटस क्या है, कौन जिम्मेदार है, कहाँ है, कुछ पता लगा नहीं। ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसका चुनाव से कोई लेने देना नहीं है। डिस्कस होगा 150 साल पहले की बात, डिस्कस होगा नेहरू ने क्या किया, डिस्कस होगा महात्मा गांधी ने क्या किया, डिस्कस होगा कि जो है वो कांग्रेस ने क्या किया। बस इस देश में यही है। इसीलिए आज किसी ने वो मीम बड़ा अच्छा था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर देखिएगा ज़रूर, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एक वो जैकी श्रॉफ की और अनिल कपूर की फिल्म थी राम लखन, उसका एक गाना था, क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, याद है? उसका एक मीम है बड़ा अच्छा, किसी ने बनाया था कि वहाँ नेहरू जी पूछ रहे हैं मोदी जी से कि 11 साल में क्या किया क्या किया क्या किया, और मोदी जी जवाब दे रहे हैं कि तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। यही दरअसल सही में 11-12 साल में यही कुछ हो रहा है। इसलिए अब लोग भी उकता चुकी है, लोग भी ऊब चुके हैं, और कहीं ना कहीं सही में बता रहा हूँ उम्र का असर मोदी जी पर दिख रहा है। इसलिए
कभी वो बंकिम चंद्र जी को दा कह देते हैं, कभी टीएमसी के सांसद को दादा कह देते हैं कि उनको कह रहे हैं। खुद 75 साल के मोदी जी दूसरे सांसद को कह रहे हैं कि आप ठीक है, इस उम्र में कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। 75 ईयर्स के हैं मोदी जी। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।